धन्यवाद। सबको प्रणाम करता हूँ और सबसे पहले द फैक्ट रंगमंडल के तमाम सदस्यों और प्रवीण गुंजन का आभार कि मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने आऊं और अपनी जो चिंताएं हैं और जो बातचीत है और हम कैसे उसको सोचते हैं उस पर कुछ बातचीत करें। जब शुरू में मुझसे कहा गया कि प्रवीण ने बात की कि आपको बोलना है, तो मैं बहुत कुछ दिनों तक कोई जवाब मैंने नहीं दिया, क्योंकि मुझे अब जाकर इधर लगने लगा है कि चार्ली चैपलिन की एक बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है कि वी थिंक टू मच एंड फील टू लिटिल। इसी का संदर्भ लेकर अगर हम कहें तो आजकल हम बोलने बहुत ज्यादा लगे हैं, महसूस करना बहुत कम हो गया है। और हम सब ने जो है, मतलब ज्यादातर लोगों ने कथनी और करनी के बीच का अंतर जो है बहुत बढ़ा लिया है कि हम जब कथनी में जो बात कहते हैं शायद उसको हम खुद ही अपने जीवन में और अपने काम में लागू नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे बहुत सारी वजह होंगी और हर किसी की अपनी अपनी वजह है। तो मुझे हमेशा इधर लगता है कि अब जो है कहने से ज्यादा जो है वो आत्मचिंतन का समय है। एक मौका, जैसे नॉर्मल डेज होता है, हम चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है और थोड़ा संघर्ष और मतलब वो सब चलता रहता है। उसके बीच में जीवन चलता रहता है, हमारे रिहर्सल चलते रहते हैं, बातचीत चलती रहती है, बैठकी चलती रहती है। तो लगता है कि ठीक ठाक तो है, सब कुछ ठीक ठाक है, मतलब जोश जुनून कायम है, शोज हमारे हो रहे हैं, रिहर्सल चल रहे हैं, तो सब ठीक है। लेकिन जब वक्त मिलता है और जब एक ऐसा टाइम आता है कि आप अलग थलग और अकेले कर दिए जाते हैं या कर दिए जाने को मजबूर हो जाते हैं, तब वो टाइम मुझे लगता है वो सोचने और समझने और विचार करने का समय है, शायद अपने बारे में, अपने काम के बारे में, सारी चीजों के बारे में, कि हम जो कर रहे हैं, जो चल रहा है, जैसा कुछ भी चल रहा है, क्या वो सही दिशा में है, सही ओर है। और सबसे जरूरी बात है कि हम जिस चीज को सोच करके, मतलब एक होता है ना कि शुरुआती दिनों को याद करें कि हम क्या सोच के रंगमंच में आए थे, क्या हम उस पर कायम हैं, अपनी जो मूल सोच है, या उससे भटक चुके हैं। तो मुझे लगता है ये सोचने समझने का वक्त ज्यादा है हमारे पास, मतलब अभी हमें वो काम ज्यादा करना चाहिए। बाकी करने को और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन विषय पर आते हैं कि विषय जो है, पिछले कई दिनों से बातचीत हो रही है उस विषय पे, जो विषय है कि कोरोना काल में संस्थानों का दायित्व, प्रशिक्षण और कलाकार। मैं पूरी तरह से इस विषय पर ही केंद्रित रहूंगा, मतलब इसके आगे पीछे बात नहीं करूंगा, क्योंकि रंगमंच पे अगर हम बात करना शुरू कर दें तो रोज हम बातचीत करते रहेंगे, बातचीत खत्म नहीं होगी। चाहे इसकी खासियत पे हम बातचीत करें और इसकी समस्याओं पर बातचीत करें, समस्याएं अनंत हैं तो इसकी खासियतें भी अनंत हैं, अनंत पर बातचीत होगी। लेकिन हम यहाँ कोशिश करेंगे कि कोरोना काल में क्या हुआ, संस्थानों ने क्या किया, उनका दायित्व क्या था, प्रशिक्षण का क्या हुआ और कलाकारों का क्या हो रहा है। मैं कोई विजनरी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं करूंगा कि थिएटर के जो है उत्थान पतन के किस्से नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि हम सबको पता है, और नहीं पता है तो हम किताबों में पढ़ सकते हैं। द हिस्ट्री ऑफ थिएटर उठा के पढ़ ले, पूरी दुनिया का इतिहास जो है हम आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन वर्तमान का इतिहास जो है वो वर्तमान को समझने, मतलब अभी हम बातचीत करके ही समझ सकते हैं और अपनी अपनी चीजों को कर सकते हैं। तो मैं कोई विजनरी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं करूंगा कि क्या हमारा थिएटर क्या क्या कर चुका है, क्या क्या झेल चुका है और क्या हो रहा है और भविष्य क्या है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि विषय ही है कि कोरोना काल में संस्थानों का दायित्व और प्रशिक्षण और कलाकार। सीधा हम इस विषय पर आएंगे कि कोरोना काल क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आज से 50 साल बाद जो नई पीढ़ी है उसको हमें बताने की जरूरत पड़े, क्योंकि हम सब इस काल से गुजर रहे हैं, अभी जस्ट चल ही रहा है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि कोरोना काल कहते किसको है, हम सब जानते हैं।
तो ये कोरोना काल की परिभाषा छोड़ देते हैं। अब आते हैं संस्थान कि संस्थान का क्या मतलब होता है। हमारे देश में 2-3 तरह के ही संस्थान हैं, और खास तौर से आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ। हम सबने वक्तव्य देखा, संस्थानों से जुड़े हुए लोगों ने वक्तव्य दिया और विजनरी डॉक्यूमेंट पेश किया। मैं भी सुन रहा था, काफी अच्छा लग रहा था कि संस्थान हमारे यहाँ मूलतः 2 तरह के हैं, और भी कला और संस्कृति के क्षेत्र में। एक तो है कि सरकारी संस्थान है, जिसका जो सीधा सरकार के नियंत्रण में चलता है, और दूसरा जो है वो है स्वायत्त संस्थान, मतलब ऑटोनोमस बॉडी, जिसको कि सरकार जो है फाइनेंस करती है, लेकिन वो पूरी तरह से वो बाध्य नहीं है पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण को फॉलो करने के लिए। हाँ, ये ऐसा कुछ वो डिसीजन ना ले जो देश के हित में ना हो, कला के हित में ना हो, उसमें सरकार हस्तक्षेप करेगी। लेकिन वो सरकार ये मान के चलती है कि ये लोग एक्सपर्ट हैं इस विधा के, और ये इस विधा को कैसे चलाया जाए, कैसे सिखाया जाए, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, इसका कैसे प्रशिक्षण हो, कैसे इसका भरण पोषण हो, इसके बारे में ये बेहतर जानते हैं। इसीलिए इन संस्थानों को बोला जाता है कि स्वायत्त संस्थान है ये, मतलब सरकार इनको फाइनेंस करेगी। हाँ, इसका फाइनेंस का ऑडिट करेगी कि फाइनेंस का हिसाब लेगी, लेकिन आप ये चीज कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कब करेंगे, किस प्रकार करेंगे, कौन करेगा, नहीं करेगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये पूरी तरह से डिसीजन लेने की जो जिम्मेदारी है वो इन संस्थानों को चलाने वालों के ऊपर होती है। क्योंकि ये मान के चला जाता है कि दे आर द एक्सपर्ट्स। इसलिए आप देखेंगे कि इनके चयन की प्रक्रिया भी जो है वो दूसरे तरह की है। ये कोई मतलब कोई कंपटीशन फेस नहीं करते हैं, या कोई एग्जाम दे करके इनका वो नहीं होता है कि इंटरव्यू होता है जो आपको फेस करना होता है। इंटरव्यू में भी उसी विधा से जुड़े हुए लोग होते हैं, और कुछ अब चूंकि सरकार द्वारा पोषित है तो सरकार के भी 1-2 कर्मचारी रहते होंगे या ये, और पूरी तरह से इनकी अपनी स्वायत्ता होती है, इनके अपने रूल रेगुलेशन होते हैं। ये क्या पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, उसके लिए एक अलग एजुकेशनल काउंसिल शायद बोलते हैं उसको, तो वो सारी जिम्मेदारी इनकी होती है, ये सारी जवाबदेही इनकी होती है कि ये कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। और दूसरा होता है कि इन संस्थानों में पूरी प्रक्रिया ही जो है ये इनके ऊपर है कि वो छात्रों का चयन से लेकर के सब कुछ है, जो हम सब जानते हैं। आप किसी भी संस्थान को लेकर के देखिए, चाहे वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हो, बीएनए हो, एमपीएचडी हो, इस तरह के सारे संस्थान ये स्वायत्त संस्थान हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि ये संस्थान कैसे, क्या कहा जा रहा है, और क्योंकि हम सब सुनते ही हैं, लोग जो इन संस्थानों से जुड़े लोग आकर के अपना वक्तव्य देते ही हैं, और क्या बोला है उस पर आगे बात करेंगे। एक दूसरे तरह की जो संस्थान है, मतलब मान लीजिए संगीत नाटक एकेडमी, जोनल सेंटर और कल्चरल मिनिस्ट्री वगैरह, उनका जो है उनका काम करने का एक दूसरा तरीका है। वो एक बृहद पैमाने पे काम करते हैं, जिसमें प्रशिक्षण भी है, लोगों को स्कॉलरशिप देना, ये देना, वो देना, मतलब बहुत सारे तरह के काम करते हैं। हम सब जानते हैं, उसमें मतलब उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तीसरी तरह का जो संस्थान है वो निजी है, मतलब उसको कह सकते हैं, हालांकि होता है वो सामूहिक ही। तीसरी तरह का जो संस्थान है, जो हम लोग जो छोटे छोटे समूह में काम करते हैं, और रजिस्टर्ड भी काम करते हैं, अनरजिस्टर्ड भी काम करते हैं। मतलब इसके लिए, नाटक करने के लिए अभी तक ये कोई रूल रेगुलेशन नहीं बना है कि आपको रजिस्टर्ड ही होना है या नहीं होना है, कि हम अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से काम करते हैं। और इन निजी संस्थानों में भी अगर इनके बायलॉज पढ़ें तो इसके भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। और सब में, मतलब सारे संस्थानों में एक चीज जो होता है, मुख्य होता है इनके बायलॉज में, वो होता है कि हम कला और समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे। ये फैक्ट है। किसी में ये नहीं लिखा होता है कि, मतलब ये तो होता है, चलिए क्या नहीं लिखा होता है वो बोल करके क्या फायदा।
तो कोई भी संस्थान जिसका बायलॉज बनता है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, जब या 4 लोग मिलकर के 5 लोग मिलकर के बैठ करके एक संस्था बनाने के पीछे जो एक बायलॉज बनाते हैं, तो बायलॉज बनाने में उनके कला का हित और उसका उनका सामाजिक सरोकार, ये तो होता ही होता है। मतलब इतना तो कम से कम लिखित रूप में तो कम से कम होता ही होता है। अब हम आते हैं कि इस कोरोना काल में हुआ क्या है। तो मूल रूप से जो सबसे पहली चीज हुआ है कि एक्टिविटीज बंद हो गई हैं। कि अब वो छोड़ दीजिए कि क्या तैयारी थी नहीं तैयारी थी, जब पैंडेमिक आता है तो एकाएक आता है, क्या होता है नहीं होता है, वो सब है। हमारी तैयारी का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है, वो उस पर बातचीत हो चुकी है और उस पर हम लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं। लेकिन हुआ ये है कि एकाएक, मतलब एकाएक कहा गया कि भाई लॉकडाउन, सब कुछ बंद। तो हुआ कि लॉकडाउन, ठीक है, हम सब अपने अपने घरों में कैद हो गए, बंद हो गए। हमारे पास भी कुछ नहीं था, मतलब कोई कि हम क्या करें नहीं करें, उसके हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। हमारे पास सीधा है कि आप नहीं कर सकते, आप गैदरिंग नहीं कर सकते, भीड़ नहीं जुटा सकते, लोगों को नहीं इकट्ठा कर सकते। अब ये सवाल यहां ये बनता है कि ठीक है, मतलब पैंडेमिक टाइम है, वी नो दैट द पैंडेमिक टाइम है, और इसमें जो है जुड़ना और एक साथ इकट्ठा करना और एक साथ रिहर्सल करना, मतलब आप खतरा मोल ले रहे हैं, लोग खतरा बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या, मतलब मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या कुछ दिन जाने के बाद या आज तक, वो 1.5 साल हो गए इन सब चीजों को हुए, 1.5 साल के आसपास होने को आ रहे हैं, मतलब साल भर से ज्यादा, कभी ये विचार हुआ कि क्या कोई रास्ता और निकल सकता है, क्या कोई और चीज हो सकती है? क्योंकि जब देखिए, भले ही स्वायत्त संस्थाएं बंद थी, जब लॉकडाउन नहीं था तो हम सारे ग्रुप के लोग अपना अपना रिहर्सल भी कर रहे थे और बहुत सारे ग्रुप ने शोज भी किए हैं उस दौरान। अब वो ठीक है, वो कितना हमारा अवेयरनेस है, भाई अवेयरनेस की बात आप क्या कर रहे हैं? अवेयरनेस कहां से आएगा? अवेयरनेस फैलाया कहां गया? पैंडेमिक जब आई तब तो आप याद करिए सारे न्यूज चैनल्स को, वो तो भय पैदा कर रहे थे, वो डरा रहे थे, वो कोरोना वॉरियर्स, कोरोना ढोने वाले खोज रहे थे कि ये देखिए ये कोरोना ढोने वाले हैं। तो हमने कितनी संस्था, मतलब सरकारी तौर पे कितनी संस्थाएं हैं जो लगी इस पर कि अवेयरनेस, हम लोगों में अवेयरनेस फैलाएं, कि अवेयरनेस पैदा करें कि ये जो पेंडेमिक है इससे कैसे बचा जाए। आप याद करिए वो टाइम, मतलब पिछले साल का टाइम याद करिए, और सारे न्यूज चैनल और सारे अखबार याद करिए कि युद्ध कर रहे थे वो, तो उनको कि ये कोरोना ढो रहे हैं, ये मतलब कोरोना पीड़ित मरीजों के साथ तो हमने ऐसा व्यवहार शुरू कर दिया है कि जैसे वो जॉम्बीज हों और हमें निगल जाने के लिए आए हैं। भाई वो भी इंसान, मतलब ठीक है। तो अवेयरनेस पैदा नहीं किए, उससे क्या हुआ? उससे या भय पैदा हुआ और हम सब भयभीत हुए। या तो भय पैदा हुआ या फिर आपने उसको इतना अति कर दिया कि एक तरह की अराजकता पैदा हुई। क्यों? क्योंकि पूरे का पूरा लाइफ स्टाइल बदलने की जरूरत थी, और लाइफ स्टाइल बदलने के लिए अवेयर करने की जरूरत थी कि आप इसमें कैसे, देखिए मतलब कह देना बहुत आसान है कि आप अपने अपने घरों में रहें, बहुत आसान है, कुछ नहीं जाता है इसमें कहने को, मतलब। लेकिन जरा याद करिए, मतलब इस देश की इकोनॉमी को आप देख लीजिए कि इस देश में कितने लोग ऐसे हैं, कितने % ऐसे लोग हैं जो महीनों घर में रहें और उनका जो है खाना पीना चले। तो आप रेशियो देख लीजिए, कहीं भी कोई भी इकोनॉमिक्स टाइम उठा करके देख लीजिए कि कितने लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनकी क्या हालत होगी। क्या हमने उसकी, क्या हमारी सत्ता व्यवस्था, ये मैं आर्टिस्टों को भी जोड़ कर कभी ध्यान दिया इस पर? तो खैर ये होता है। दूसरी बात जब आती है कि भाई निजी संस्थाएं जो थी, निजी संस्थाएं मतलब जो शौकिया लोग काम कर रहे हैं या थोड़ा प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, उन्होंने रिस्क ले करके और नाटक किए उस दौरान। जैसे ही थोड़ी सी ढील मिली, बीच में याद होगा कि फर्स्ट वेव के बाद जब थोड़ी सी ढील मिली और ऑडिटोरियम खुले, तो ऐसा नहीं है कि नाटक नहीं हुए, नाटक हुए, फेस्टिवल्स भी हुए।
हम लोगों ने कितना उसका मतलब हम सब मतलब मैं जितना हो सकता था वो ख्याल रखा गया, बजाबता कहा गया कि आप वो कीजिए। हाँ, मैं बहुत सारे शोज में मैंने देखा, मैंने खुद भी देखा कि भाई जो है ऑडियंस में भी जो है वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा था। तो डिस्टेंस मेंटेन करना और मेंटेन करवाना एक अवेयरनेस का भी काम है, और ये एक जरूरी काम है जो हुआ ही नहीं। मतलब सिर्फ आप लाठी फांद रहे, लाठियां मार रहे, उससे नहीं होना है ना। लाठी मारने से नहीं होगा कि कैसे एक चेयर, खैर वो तो नहीं हुआ। लेकिन इस दौरान जो हम कहें पूरी तरह से जो ये स्वायत्त संस्थाएं थी, जो खास तौर से जो प्रशिक्षण पे काम कर रही थी, उन्होंने क्या किया? वो आज ये कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। अरे भाई, आज नहीं कहा इन्होंने। जब शुरुआती के वेव याद करिए और उन बच्चों से बात करिए, तो शुरुआती वेव में जब आपने कहा कि हम आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे, तो बच्चों ने उसको स्वीकार किया, वो ऑनलाइन आए और पढ़ाई की। जब वो क्लास करने के बाद जब उनको लगा कि नहीं, यहां पे कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो नहीं संभव है और आप ऑनलाइन थिएटर नहीं पढ़ा सकते। मतलब मजाक चल रहा है। थांटा की क्लास जो है आप ऑनलाइन लगाते हैं, वो कोई बताए घर में कोई थांटा कैसे करेगा? मतलब आप मार्शल आर्ट की क्लास लगा दे रहे हैं सुबह सुबह कि आप ऑनलाइन हमारे टीचर पढ़ाएंगे और आप करिए। मतलब मजाक है क्या? कि ये मतलब क्या, कहां तलवार ढूंढे बच्चा घर में और कहां तलवार भांजे, कहां जंप मारे? क्योंकि मार्शल आर्ट आप सिखा रहे हैं सुबह में और कह रहे हैं कि बच्चे क्लास नहीं करना चाहते। तो क्या है, कोई करिकुलम है? मतलब जब शुरुआती दिनों में जब पढ़ाई शुरू की गई, अरे भाई, किसी को भी जब आप बोलेंगे ऑनलाइन पढ़ाना है, तो चूंकि अभी हम सब लोग ऑफलाइन के आदी हैं, ऑफलाइन पढ़ाई के आदी हैं, पढ़ने और पढ़ाने के आदी हैं, तो वो एक पूरी तैयारी होनी चाहिए थी। एक पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए था कि कैसे इसको हम ये करेंगे, कैसे इसको लेकर के आएंगे और कैसे हम। ठीक है, आप स्टूडेंट को इंगेज मत कीजिए, क्योंकि थिएटर एजुकेशन जो होता है वो ज्ञान देने का माध्यम है, एंटरटेनमेंट का मीडियम नहीं है। मतलब मुझे याद है कि जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मैं पढ़ रहा था, तो कुछ क्लासेस में मैं बोर हो रहा था और मैं बाहर निकल जा रहा था। तो एक टीचर ने मुझे पकड़ा, बोला कि तुम क्यों निकल जाते हो इस क्लास से? तो मेरे मुंह से एक शब्द निकला कि मुझे मजा नहीं आता इसमें। मैम ने जो बोला वो आज तक मेरे जहन में घूम रहा है। वो कहता है कि वी आर हेयर टू टीच यू, नॉट टू एंटरटेन यू। मतलब अद्भुत लाइन है कि भाई, हम आपको यहां पढ़ाने आए हैं, आपका मनोरंजन करने नहीं आए हैं। लेकिन आप पढ़ाइए तो सही। आप ऑनलाइन पढ़ाइए, ऑफलाइन पढ़ाइए, डजंट मैटर। लेकिन कहां है शेड्यूल? कहां है? कौन है टीचर? कौन एक्सपर्ट है? हाँ विजय भाई, आता हूं, मैं अपनी बात कह लूं, उसके बाद आप फिर हम सवाल लेंगे। तो मैं ओपन हूं आपके सवाल, और जितना मुझे समझ में आता है हम बात करेंगे उसके। तो आपने मतलब दूसरा है कि भाई, आपने ठीक है 1.5 साल हो गया, ऑनलाइन पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन सूझा नहीं आपको, विकल्प सूझा नहीं, कोई विकल्प पे बात नहीं किए। मतलब पहले दिन से जो है राग अलाप रहे ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर ऑनलाइन ही मुझे पढ़ना है, तो दुनिया भर के वीडियोस हैं, दुनिया भर के ग्रेट एक्टर्स एक्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, कि रॉबर्ट डिनेरो बात कर रहे हैं, स्टीफन हॉपकिंस बात कर रहे हैं, एक से एक ग्रेट टीचर है। तो मैं उनके वीडियो क्यों ना देखूं? मुझे कि एक ऑनलाइन पढ़ने के लिए एक स्कूल क्यों चाहिए? मैं उनसे क्यों ना सीखूं? मैं दुनिया का जो बेस्ट टीचर है उनसे ब्लॉग पे बात क्यों ना करूं? और उनसे वो क्यों, मतलब उनसे सीधा ईमेल से संपर्क क्यों ना करूं? है नहीं, कुछ शेड्यूल ही नहीं बनाया, कोई करिकुलम ही नहीं है। और अगर है तो उसको सामने रखिए। और कमाल की बात है कि जिनका जीवन और जिनका भविष्य जो है लगा हुआ है इस पे, मतलब जो स्टूडेंट हैं, आप
पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर के और ऑनलाइन पढ़ाई करने के जो है कायदे, नियम, कानून, सिद्धांत और विजन सब बता रहे हैं। उन स्टूडेंट से बात करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। पिछले 5-7 दिनों से वो स्टूडेंट जो है बाइकआउट किए हुए हैं क्लासेज के, तो आप उनसे क्यों नहीं बात कर रहे? हमें क्यों समझा रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन? स्टूडेंट को समझाइए। मान लीजिए उनकी जिद जो है गलत है, तो अब ये आपका दायित्व है उनको समझाना कि ये। और दूसरा है कि एज निकला जा रहा है। कौन सा एज निकला जा रहा है? थिएटर में क्या एज होता है? कौन मतलब क्या करना है? जो है इन सब विद्यालयों की पढ़ाई करके कौन सा एज चला जाता है? क्या थिएटर, हम 45 साल में थिएटर करने आएंगे तो क्या हमारे घर के और गांव के और शहर के लोग या हमारे जो है मोहल्ले के लोग या हमारे रंगाले के लोग क्या ऑडिटोरियम नहीं देंगे क्या हमें? कमाल की बात करते हैं। थिएटर में एज क्या होता है? मतलब अद्भुत लॉजिक है कि इनका एज निकला जा रहा है, इनका भविष्य। अरे भाई, इनको अपने भविष्य की चिंता है तभी ये बात कर रहे हैं। भविष्य की चिंता नहीं होती तो आप जो देते वो लेकर के ये निकल जाते। तो ये है पूरी तरह से। और ये सिर्फ एक नहीं है। मैं उस दौरान आप मेरी बात पर यकीन मत कीजिए, आप इन सारे विद्यालय के स्टूडेंट्स से फोन करके बात कर लीजिए कि भाई आपके साथ क्या किया गया। आप देखिए, सब तो पता चलेगा कि भाई आप कला प्रशिक्षण तो छोड़ दीजिए, क्या इंसानियत भी नहीं है आपके अंदर? इनको बोला गया कि आप यहां से जाइए, ठीक है, आप यहां से जाइए, ठीक है। अब क्या कहे कि आपको यहां से स्टेशन तक या मतलब जो है एयरपोर्ट तक छोड़ देंगे और एयरपोर्ट से आप फलाने जगह पे। भाई लेकिन अब मान लीजिए कोई आदमी जो है और वहां पे पटना में आप उतर जाइए, पटना से जो अपने घर आप कैसे जाएंगे पता नहीं, मालूम नहीं। लोकल कन्वेंस देने को तैयार नहीं है। ये तो एक संस्थान में होगा। दूसरे संस्थान में आपको याद होगा बीएनए के, अगर याद करिए बीएनए का पूरा किस्सा। बोला गया निकलिए बाहर जाइए, और नहीं जाने के बाद मतलब वहां पे क्या हुआ, वाईफाई बंद कर दिया गया उनका। उसके बाद कबीर नाम के लड़के ने जब लाइव किया तो उसको रिस्ट्रिकेट कर दिया गया। हालांकि बाद में वो वापस हुआ वो सारी चीजें वो लड़के के। और कबीर से उस दौरान अब हम बात कर रहे थे, मतलब उसकी जो हालत थी बहुत बुरी हालत थी, डर गया था लड़का। क्या आप ये कर रहे हैं? मतलब एक तो आप वाईफाई नहीं देंगे भाई, एकाएक कह रहे हैं कि जाइए, कैसे चला जाएगा आदमी? मतलब कोई मणिपुर से आ रहा है, कोई असम से चला जाए, ऐसे ही कैसे? मतलब 2 दिन में निकल जाइए, 4 दिन में निकल। मुझे आश्चर्य हुआ जान करके कि एनएसडी के पता नहीं कोई लड़की थी या लड़का था, उसको दिल्ली में रही बहुत दिनों तक कि ये सुरक्षित। और प्राइवेट संस्थान के मतलब उनके किस्से नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग रातों रात उनको भगाया गया। वो कैसे जाएंगे? मतलब एक जगह ले जाकर के छोड़ दिया गया, और वो लड़के जो है चूंकि रात में अब दूसरे को फोन कर रहे हैं। मुझे भी कई बार फोन आया है कि दादा हम लोग यहाँ पे हैं, क्या करें? तो हम क्या कर सकते हैं? हमने यही गाइड किया कि भाई ऐसा करो कि आप जो भी गाड़ी मिलता है गाड़ी लो, उसको रिजर्व करो। 3-4 लोग अगर बिहार के हो तो 3-4 लोग बैठो और अपने अपने गांव अपने पैसे से हुआ है। अब आप की कौन सी बात कर रहे हैं? मतलब क्या बात किया जाए इसमें? ये बातें क्यों नहीं होती है? क्या हमारे घर में स्टेनिस्लॉवस्की की किताब नहीं है, ब्रेख्त की किताब नहीं है, या फिर भरत मुनि की किताबें नहीं है? वो मत कीजिए ना वो बातें, वो सबको पता है। ये प्रैक्टिकल बातें, ये कहाँ मतलब ये मतलब क्या बात आज हम बात कर रहे हैं कि बीएनए ने ये क्या निकाला है कि ये एज ग्रुप और ये भाई, ये मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि मुझे पता है कि मैंने ये हम लोग ये जानकारी इकट्ठी करके रख रखी है कि ये आज का नहीं है। ये जो उम्र वाला जो वो कि 21 साल से लेकर के और 40 और 42 के नीचे तक है, ये आज का नहीं है। ये गुप्ता जी का किया हुआ नहीं है, ये डायरेक्टर का किया हुआ नहीं है, कि पुराना है। और पता कीजिए आप लोग, सीनियर, हमारे सीनियर भी सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, बच्चे भी सुन रहे हैं, पता कीजिए किसने बनाया था। क्योंकि मेरी आदत नहीं है मैं किसी का नाम, मैं प्रवृत्ति की बात करता हूं, व्यक्ति की बात नहीं करता हूं। किसने बनाया था और क्यों बनाया था, पता कीजिए, सारा पता चल जाएगा।
हम आज उनको क्यों दोष दे रहे हैं? हमने कब, मतलब पूरे का पूरा बीएनए बर्बाद हो गया और ये है, हमने कब उसके, मतलब कब चिंता जाहिर कर दी? कब हमने उसके लिए कुछ किया? हम में से किसी ने कब उठ करके बोले कि नहीं हमारा बीएनए बर्बाद हो रहा है भाई? तो मतलब हमने तय कर लिया है कि हम अपने विकास को ही समाज और देश और दुनिया और रंगमंच का विकास समझेगा। वो भी अपना क्या विकास? तो अपना फाइनेंशियल विकास। और मतलब ये है। जोनल सेंटर की तो हालत छोड़ दीजिए। जोनल सेंटर ने क्या किया है इस दौरान? एक तरफ कहते हैं कि भाई कोई गतिविधि नहीं हो सकती। किसको फाइनेंस कर रहे हैं? आप में से किसी को जानना हो मेरे टाइमलाइन पे चले जाइएगा, फेसबुक पे 2 फोटो डाले हुए हैं वहां पे। व्रत सावित्री पूजा को जो है फाइनेंस कर रहे हैं, प्रवचन को फाइनेंस कर रहे हैं, बोर्ड लगा हुआ है, बजावता बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, आपका संस्कृति और ये करके और मतलब कला और संस्कृति के पैसे का जो है क्या मेले में खर्च हो रहा है। ठीक है, आप मेला कमेटी एक बना, मुझे आपत्ति नहीं है कि आप मेला में खर्च कर रहे हैं, दिया जलाने में खर्च कर रहे हैं, या फिर जो है वो गांधी मैदान में जो है वो सरदार जी लोगों का जो वो लगता है उसमें आप खर्च कर रहे हैं, मतलब सालाना जलसा होता है, उसमें कोई दिक्कत, मुझे दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत ये है कि जो आर्ट एंड कल्चर के संवर्धन के लिए, कला संस्कृति के संवर्धन के लिए पैसा, आवाज चली जा रही है यार, नेटवर्क तो ठीक ही है भाई। तो जो कला संस्कृति, जो पैसा किसी और मद का है, वो किसी और मद में कैसे खर्च हो जा रहा है? और क्या संगीत नाटक एकेडमी की बात क्या कर रहे हो? मतलब आप एक ही उदाहरण से समझ लीजिए कि बिहार में संगीत नाटक एकेडमी है, वहां पर साइन करने वाला कोई नहीं है। आप सपोर्ट उपोर्ट की तो छोड़ दीजिए, या अभी की बात मैं कर रहा हूं, अभी लेटेस्ट, कि वहां सिग्नेचर करने वाला कोई नहीं है। कि मतलब बुला लिया गया बिहार के कलाकारों को कि आप आइए, फाइल लेकर के अपने आ जाइए, यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा। वहां जब चले गए लोग, क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं और सिर्फ पटना के ही लोग नहीं होते, पूरे बिहार से लोगों ने आया, तो पता चला नहीं हम तो सिग्नेचर ही नहीं है, किसी और से आप सिग्नेचर गए। मतलब मजाक चल रहा है क्या? मतलब एक तरफ आप कहते हो कोरोना पीरियड है, कुछ नहीं हो सकता, आप घरों में रहिए, मतलब सुरक्षित रहिए, जीवन बचाइए, अपना और दूसरे का जीवन बचाइए, और एक तरफ कहते हो कि फलाने दिन आप आ जाओ और हम साइन कर देंगे, और वहां जाने पे समझ पता नहीं जी हम मतलब हमारी तो जिम्मेदारी ही नहीं, हम अथॉरिटी ही नहीं है। ये हुआ है। बिहार में एक ऐड निकाला गया कि 10-10 मिनट के वीडियो भेजिए जिसमें सरकार की नीतियों का प्रचार हो, और उसके लिए भी एक कंपटीशन होगा, और कंपटीशन के लिए जो है उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज दिया जाएगा। फर्स्ट प्राइज शायद 15,000 है, सेकंड प्राइज 10,000 है, और थर्ड प्राइज कुछ 5,000-7,000 ऐसा कुछ है। अब इनको कौन बताए कि भैया वीडियो बनाना बच्चों का खेल नहीं है, कि वीडियो बनाना, वीडियो एडिट करना। और आप क्या कर रहे हो? आप कोरोना को बढ़ावा नहीं दे रहे हो। अकेले अकेले वीडियो बन जाएगा क्या? वीडियो बनाने के लिए भी तो 4 लोग चाहिए, और एक्ट करने के लिए 4 लोग चाहिए, और मजाक चल रहा है। मतलब यही बच गया है कि अब जो है 40-40 साल, 50-50 साल लोग थिएटर करके और 10 मिनट के वीडियो बनाए जिसमें सरकार की नीतियों का प्रचार हो। ये और कमाल की बात यह है कि इसके खिलाफ बोला किसने? सोचा सबने है, सबने सोचा है, सबको ये बुरा लगा है, बोला क्यों नहीं? मुझे इसका जवाब नहीं पता है। मैं से सब, मतलब थिएटर ने, वैसे भी थिएटर जवाब तो कम ही देता है, सवाल ज्यादा करता है। तो और मैं कौन होता हूं जवाब देने वाला? क्या हुआ, क्यों नहीं बोले हम? हमें बोलना, ठीक है, हम कहते हैं कि ऑनलाइन मीडियम है, ऑनलाइन से हम सब कुछ कर देंगे, दुनिया में क्रांति कर देंगे, आपको थिएटर भी पढ़ा देंगे और सब हो जाएगा। थिएटर में डिप्लोमा भी हो गया, पिछले साल डिप्लोमा भी हुआ NSG 3rd ईयर का, सब हो गया। लेकिन ऑनलाइन से विरोध नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? कोशिश करी हमने, मतलब हमारे कुछ लोग, हमारे कुछ साथी गए भी मिलने के लिए वहां, कि उन्होंने विरोध दर्ज करने लिए, कोई सुनने को तैयार नहीं।
ये हमारे कला और संस्कृति विभाग और कला संस्कृति और युवा विभाग, बिहार में तो युवा भी उसी में घुसा हुआ है, युवा विभाग है। तो ये है, बोलने पर ब्लैक लिस्ट होने का डर है या आने वाले दिनों में पोस्ट नहीं मिलेगा। अरे गुंजन, किस बात का ब्लैक लिस्ट? अरे ब्लैक लिस्ट करो, व्हाइट लिस्ट करो, रेड लिस्ट करो, क्या हो जाता है उससे? जिन जिन जो लोग भी थिएटर में हैं, क्या ये लिस्टों की परवाह करके थिएटर में हैं? मतलब जो भाई, ये तो अभी की चीज है ना। 1992 के बाद ये सब शुरू हुआ है कि कुछ फाइनेंस मिला, उससे पहले क्या थिएटर नहीं होता था? और हम क्या मतलब कर लो ना, ब्लैक लिस्ट कर लो, व्हाइट लिस्ट कर लो, और ठीक है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? ऐसे भी भाई बता दीजिए कि 1.5 साल में वो जो व्हाइट लिस्ट में थे सब, अगर हम हैं, मान लो अभी तक ब्लैक लिस्ट में नहीं है, तो किसने हमारा हाल समाचार पूछ लिया कि क्या हाल है भाई? कमाल तो ये है कि अब आज ही मैं बीएनए के एक बच्चे से बात कर रहा था। मैंने बोला कि भाई, तुम जब से आए हो तब से लेकर के कोई फोन वोन आते हैं क्या? उन्होंने बोला कोई फोन नहीं आता। हम कि तुम जिंदा हो या मर गए कुछ पता है क्या? तो बोला नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है इससे। तो बोला कि कुछ तो फोन आते होंगे। तो बोला हाँ, एक फोन आता है कभी कभी बीच में, कहता है कि तुम लोग ऑनलाइन क्लास कर लो, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो छोड़ देना। मतलब ऑफर है, सेल चल रहा है कि ऑफर में जो है आपको दिया जा रहा है, पढ़ो ना, 2-4-5 दिन पढ़ो, ऑफर चल रहा है, और बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर चल रहा है कि आप ये करो, नहीं अच्छा लगेगा तो छोड़ देना। मतलब ये मजाक, मतलब इसको आप मजाक ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? कि आप क्या रहे हो? ऑफर दे रहे हो। मतलब इसमें तो गुस्सा भी नहीं आता, इस पे हंसी आती है कि आप ये बात कर रहे हो कि आपको ये पता नहीं कि आपके स्टूडेंट कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं। ठीक है, तो आप दूसरा आते हैं भाई। मतलब ये तो संस्थानों का, मतलब आपने पिछले साल जो है एमपीएसडी के लड़कों ने इसका विरोध किया ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे थे। जब उन्हें लगा कि नहीं, यहां से हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा है, और वो सबके सब नहीं आए थे, 4-5-6 लड़के ही थे, या लड़के लड़कियां मिला करके मैं कह रहा हूं। तो उन्होंने फिजिकली विरोध शुरू किया और जाकर के बैठे। आपको पूरा प्रकरण याद होगा, और नहीं याद है तो मतलब तब तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूं। तब तो सब ठीक है, सब मतलब एवरीथिंग इज गुड। कि जब वो आकर के बैठते हैं और वो आकर के वो स्कूल के, मतलब आप सोचिए कोरोना टाइम में वो स्कूल के गेट पर बैठ रहे हैं और कोई उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं, कोई बात नहीं करने जा रहा है। भाई, संस्थान के निदेशक या संस्थान के कोई कर्मचारी, अगर मेरा कोई स्टूडेंट जो है नाराज है, गुस्सा है किसी, उनके बीच बैठकर बातचीत करने में क्या चला जाता है? कौन सा ईगो है? आप हमारे प्रतिनिधि हैं, आप सरकार के प्रतिनिधि नहीं हैं। ये बात क्लियर कर लीजिए दिमाग में। वो यहाँ के लोगों की भलमनसाहत है। मतलब कमाल की बात है, मैं सुन रहा था और कोई विरोध नहीं हुआ। कलाकारों को गिरोह कहते हैं आप, शर्म नहीं आई ये बोलते हुए? गिरोह होता है कलाकारों का, और कलाकारों का गिरोह होता तो आप इतनी आसानी से आप सब काम कर रहे होते। मतलब शर्म की बात है। मतलब आपको अपनी चिंता नहीं है तो कम से कम उस पद की गरिमा की चिंता कीजिए जिस पर आप बैठे हुए हैं। आप बोलते हैं कलाकारों का गिरोह, ये कौन सा गिरोह? मतलब कलाकार अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, बढ़िया हो सकते हैं। मतलब मान लीजिए मैं इतना भी कह रहा हूं कि बेईमान भी हो सकते हैं, गिरोहबाज हो सकते हैं। क्या गिरोह डाकुओं का होता है, गुंडों का होता है? मतलब शर्म की बात है। मतलब मेरे गुरु हैं आप लोग, और इतने बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे, कौन सी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं गिरोह का? और पलट के हम कुछ बोल दें तो आप उकसा रहे हैं। लेकिन नहीं, हमें आपने वो नहीं सिखाया है, पलट के जवाब देना और मतलब बदतमीजी करना नहीं सिखाया। हम बदतमीज हो भी नहीं सकते कभी भी। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि आपने कलाकारों का गिरोह कहा। आपको इसका पछतावा हो चाहे नहीं हो, मुझे दुख पहुंचा है इस बात से, और मेरे जैसे हजारों लोगों को दुख पहुंचा है कि आप गिरोह कहते हैं।
और वो भी खुलेआम सोशल मीडिया पे। ठीक है, व्यक्तिगत बातचीत में हम हजार तरह की बातें करते हैं, हंसी मजाक चलता है, खुलेआम आप कलाकारों का गिरोह कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि बहुत करप्शन है, लोग बहुत करप्ट कर रहे हैं। अरे भाई, करप्शन है तो करप्शन रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? आपको पता है कि करप्शन है, आपको सरकार ने बैठाया किस लिए? रोकिए करप्शन। वो जो लिस्ट बनाते हैं, ब्लैक लिस्ट, व्हाइट लिस्ट, करिए ना। किसने मना किया? कोई रोका किसी ने? हाँ, दल होता है भाई महेंद्र भाई, गिरोह नहीं होता है, दल होता है। नचनियों का भी दल होता है, गिरोह मैंने आज तक नहीं सुना है। तो अगर मान लीजिए कि, और दूसरा है कि भाई, एक तो ये मत मान के चलिए ना कि अनुदान जो है आप जो है एहसान कर रहे हैं। कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। मतलब जनता का पैसा जनता के पास जा रहा है, वो कोई एहसान नहीं है। और आपका कोई जो है ना, उसमें आपका कोई घर द्वार नहीं बिक रहा है और आपकी जमीन नहीं बिक रही है। ठीक है, हाँ, आपको मॉनिटरिंग करने के लिए रखा गया है। आप मॉनिटरिंग, आप तो ढंग से मॉनिटरिंग तो कर नहीं पाते और दूसरे को दोष दिए जा रहे हैं। भाई, मॉनिटरिंग का कौन सा सिस्टम आपने डेवलप किया बताइए ना। आप तो ग्रांट सैंक्शन करने का वो जो है, ग्रांट आप सैंक्शन करने के सिर्फ साइन करते हैं बैठ करके। मॉनिटरिंग का कौन सा सिस्टम है कि भाई मैंने जितना पैसा दिया, जो भी पैसा दिया, उसको उसी मद में खर्च किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? और कमाल की बात है, क्या बात करते हैं, एक ही नाटक के लिए अलग अलग शहरों में 5 डायरेक्टर को 5 राशि आप देते हैं। कैसे संभव है ये? मतलब एक ही नाटक है, 5 डायरेक्टर हैं, एक ही स्टाइल में कर रहे हैं। किसी को आप 3 लाख देते हैं, किसी को 2 लाख देते हैं, किसी को 30,000 देते हैं। मजाक चल रहा है क्या? कुछ भी। मतलब मैं अगर भरता हूं और मैं 5 लाख का बजट देता हूं, तो आप मेरे से ये जरूर पूछिए कि 5 लाख का क्या करोगे। आप सीधा का तो नहीं जी 5 लाख नहीं 3 लाख, तो करप्शन तो वहीं से शुरू हो जाता है। अगर मेरे नाटक का बजट 5 लाख है तो 5 ही लाख है। आप उसको कहते पता नहीं किस जादू से आपको पता चल जाता है कि 5 लाख इसमें खर्च नहीं होगा। नहीं, इसको तो ये 4 लाख। अरे डायरेक्टर आप हैं, डायरेक्टर मैं हूं, मैंने भरा है, मुझे पता है कि कितना है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप वो सैंक्शन, वहां मुझे पता है कि सबके सब 5 लाख ही भरते होंगे। ठीक है, 5 लाख भरते होंगे तो आप मॉनिटरिंग करिए ना। आप कैसे तय कर लेते हैं कि 5 लाख इसने भरा है तो 30,000 में नाटक हो सकता है? करप्शन की शुरुआत आप कर रहे हैं, वहां से हो रही है। और वैसे भी करप्शन के बारे में अगर थोड़ी सी मतलब बहुत फिलोसफिकल बातें हो रही है, होंगी, अच्छी बात है, तो करप्शन की भी फिलॉसफी पढ़ लीजिए। करप्शन नीचे से ऊपर ट्रेवल नहीं करता है, ऊपर से नीचे ट्रेवल करता है। कि अगर ऊपर बैठा हुआ आदमी ईमानदार है तो नीचे वाले की हिम्मत नहीं होगी। कि अगर मेरे ग्रुप में मैं ईमानदार हूं तो मेरे ग्रुप में बेईमानी करने की हिम्मत नहीं होगी। तो करप्शन जो है ऊपर से नीचे ट्रेवल करता है। और क्या होता है नहीं होता है वो आप देखिए। हम मीठी मीठी और अच्छी अच्छी बातें कितना भी कर लें, हमें सारी सच्चाई पता है, सबको पता है, सबको पता है क्या हो रहा है इस देश में, क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब पता है। मतलब वो शेक्सपियर की एक बहुत प्रिय लाइन है ना, मतलब मुझे बहुत पसंद आता है उनके नाटक का एक लाइन है कि शरीफ आदमी उतने ही शरीफ बनो जितने की तुम हो, उतनी भी शराफत झाड़ने की जरूरत नहीं। तो करिए मॉनिटरिंग करिए, उनसे हिसाब लीजिए, हिसाब पूछिए, आगे देखिए कि जिस मद में चीजें हम दे रहे हैं उसमें खर्च हो रही है कि नहीं। तो मॉनिटरिंग करना नहीं है, पैसे ऐसे ही बांट देने, तो भाई उसका क्या होगा? वो यही होगा ना। आपके पास कह रहे कोई वो नहीं है जी, आकर के लुटाएंगे को हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है। क्या लिस्ट नहीं है? कहिए ना कब आपको लिस्ट चाहिए। आप सिर्फ जारी करिए कि हमको 10 दिन के अंदर लिस्ट दीजिए। ये भारत के संस्कृति कर्मी और रंगकर्मी इतने कैपेबल हैं कि आपके पास 10 दिन के अंदर लिस्ट पहुंच जाएगी, बिना पैसे के, बिना 1 रुपया लिए हुए। ये इतना कैपेबल है, मतलब भारत के रंगकर्मियों में इतना दम है अभी भी कि आप कहें कि आप अपने अपने शहर और अपने अपने इलाके की जो है लिस्ट लेकर के भेजिए। वो आप लिस्ट सही है कि गलत है ये जांचना आपका काम है, वो हमारा काम नहीं है। तो करना ही कुछ नहीं है, बैठे हुए हैं। मतलब
भाई सरकारों के पास जाकर के ये बात करने कि भाई ये हम परफॉर्मिंग आर्ट के लोग, पहले ये एक बात मेरी समझ में नहीं आती, सरकार ने क्या गाइडलाइन किया है कला और संस्कृति के बारे में? कुछ गाइडलाइन नहीं है। अगर है तो उसको सार्वजनिक करिए। सिर्फ ऑडिटोरियम बंद रहेंगे, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, यही है। इसका प्रशिक्षण अगर शुरू होता है कि ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, क्या करना है, इसका कोई गाइडलाइन है क्या? मुझे नहीं लगता कोई गाइडलाइन है। आप सरकारों पर थोप रहे हैं। अगर कोई गाइडलाइन है तो बताइए ना, दीजिए, बोलिए। हम लोग भी तो चलाते हैं ना, हम लोग भी नाट्य दल चलाते हैं, हमारे पास तो कोई गाइडलाइन नहीं आया सरकार का। रजिस्टर्ड संस्थान है बहुत सारे, कहां गाइडलाइन कोई आया? हमने बस अखबार में पढ़ा कि तमाम ऑडिटोरियम बंद रहेंगे और जो है सामूहिक कार्यक्रम आप नहीं कर सकते हैं, बस इतना ही। हमारे पास कोई गाइडलाइन ही नहीं है। सरकारों के ऊपर थोप दे रहे हैं। अरे आपने आप उसके बाद जो है सरकार, क्या आप जाकर के सरकारों से मिले, बात किया कि भाई हमारी कला क्या है, हमारी कला कैसे सीखी जाती है, कैसे सिखाई जाती है? मैं प्रयोग से घबराने वाला आदमी नहीं हूं। जो लोग भी जानते हैं कि हम सब प्रयोग धर्मी निर्देशक हैं। हम अपने अपने नाटकों में भयंकर प्रयोग करते हैं, बल्कि उल्टे प्रयोग करने के लिए हमें डांट पड़ती है और हमारी आलोचना की जाती है। प्रयोग धर्मिता से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई प्रयोग करने के लिए भी तो चिंतन होगा ना, पहले सोच समझ के ही तो होगा कुछ। क्या कोई बता दे कि क्या हमारे जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उसकी तरफ से कोई गया कि हमारा आर्ट हमारा ऐसा है, हमारी फिलॉसफी ऐसी है, हमारे आर्ट का जो है पैटर्न ऐसा है और इस पैटर्न के तहत हम ऐसे नहीं ऐसे करना चाहते हैं? आप किया ही नहीं, बात किए, मुंह ही नहीं खुलती। आप हमें डांट देते हो, ठीक है डांट दो, हम सुन लेंगे, लेकिन अपनी बात तो कहिए। किस बात का भय है? वक्तव्य सुन रहा था, सुन के ऐसा लग रहा था कि जैसे कि सरकारें काम नहीं करने दे रही हैं, ऐसा अंडर करंट में था। खुल के तो नहीं था, लेकिन अंडर करंट में मुझे लगा ऐसा। तो सरकारें जो है काम नहीं करने दे रही हैं, तो आप कर क्या रहे हो? रिजाइन दे दो ना, यही कह के रिजाइन दे दो कि भाई मैं काम नहीं कर पा रहा हूं। रिजाइन कहां? भारत के इतिहास में बता दीजिए कि किसी जो है किसी ने ये कह के रिजाइन दे दिया हो कि हमें काम नहीं करने। कला और संस्कृति के क्षेत्र में बात कर रहा हूं। नहीं, क्यों नहीं होता है? आप स्टूडेंट के रिजाइन करने, आप देख लीजिए, एनएसडी में उठा के देख लीजिए कितने लोग रिजाइन दे करके निकले हैं वहां से। रेपर्टरी के आर्टिस्टों को देख लीजिए, कितने लोग रिजाइन करके निकले। क्यों निकले हैं? तो काम करने का माहौल नहीं है, काम नहीं कर पा रहे हैं। हम जो सोच करके आए थे वो हमें नहीं मिला। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्टूडेंट्स ने भी रिजाइन किया है, वो इतिहास है। मतलब हम सब नाम जानते हैं और नाम लेने की यहां जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं व्यक्तियों के नाम नहीं, लेकिन कहां, क्यों किसी टीचर ने रिजाइन नहीं दिया कि हमें पढ़ाने नहीं दिया जाता है, या किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक क्यों नहीं रिजाइन दिया? क्या बात कर रहे हैं? तो यही है कि अब मतलब कि कुल मिला के मामला ये है कि कुछ नहीं, मछली पकड़ दे। मतलब वो कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, अंधाधुंध खेल रहे हैं, पिट्टो खेल रहे हैं। हमारे गांव में पिट्टो खेलते हैं, फेंक के मारो, जिसको लग गया लग गया। मतलब गरई पकड़ रहे हैं। मतलब एक मछली होती है जो फिसलता बहुत है, कि पकड़ में आ गया तो आ गया, नहीं आ गया तो नहीं आ गया। तो ये अभी भी टाइम है। क्योंकि आपका भविष्य नहीं, भविष्य इन सही सच में है कि ये अगर स्टूडेंट, आपने एक बैच तो निकाल दिया, और वो कमाल बैच था कि उस बैच ने जो हाँ, नीलेश भैया सही कह रहे हैं कि आपने एक बैच को, तो मैंने सुना कि एक अद्भुत काम हुआ कि ऑनलाइन डिप्लोमा भी करवा दिया। पता नहीं, मतलब मैं इंटरेस्टेड हूं ये जानने में, मतलब मैं क्या, हम सब इंटरेस्टेड हैं कि वो प्रक्रिया जो है ना सार्वजनिक की जाए, कि कैसे जो है आपने दूरदर्श बैठे बैठे लोगों को मतलब नाटक भी तैयार कर दिया और नाटक का शो कर दिया। हम सब करना चाहते हैं, हम आपसे सीखना चाहते हैं, वो प्रक्रिया सार्वजनिक कीजिए ना। क्यों नहीं सार्वजनिक किए?
थर्ड ईयर पास किया ना आपने, तो वो जो प्रक्रिया जो आपने नाटक तैयार किया, नाटक के रिहर्सल किए, प्लीज वो प्रक्रिया मतलब सार्वजनिक कर दीजिए। हम सब घर में बैठे बैठे जो है तंग आ रहे हैं। हम सब भी अगर उस प्रक्रिया में दम हुआ, हम सब अपनाएंगे उसको और सब उस पर काम करेंगे। अब मैं ऐसे बच्चों वाले जो है ना क्लास यहाँ बच्चों वाली बातें नहीं करना चाहता हूँ कि कैमरा मीडियम क्या होता है, 3D मीडियम क्या होता है, 4D मीडियम क्या होता है, 30x40 का स्पेस क्या होता है, स्टेज का ग्रामर क्या है, और रंग और जो है कैमरा का ग्रामर क्या है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ। ये बच्चे को आज तक पता है, और नहीं पता है तो उसके लिए एक अलग से क्लास हम लगा लेते हैं, वो कर लेते हैं कि आप एक पूरी तरह से जो है 3D मीडियम को 2D मीडियम में बदल दे रहे हैं। जो 30x40 के स्पेस में जो काम होना है उसको जो है कैमरे में बदल दे रहे हैं। कैसे, मतलब वो चमत्कार है। मतलब इस खोज के लिए तो मतलब आपको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए कि आपने ये खोजा है, तो वो सार्वजनिक कीजिए उसको, तो बहुत बड़ी खोज है। और मतलब जो काम जो है पीटर ब्रूक नहीं कर पाए और दुनिया के बड़े बड़े रंग चिंतक नहीं कर पाए, वो काम आपने कर दिया है बहुत आसानी से, वो भी 2 मेगापिक्सल के कैमरे से। तो ये तो अद्भुत है, अद्भुत खोज है। मतलब टेक्नोलॉजी का तो अद्भुत खेल है, खोज है तो करना चाहिए। तो ना मतलब न प्रशिक्षण की कोई चिंता है, न संगीत नाटक एकेडमी को आर्टिस्टों की कोई चिंता है, न जोनल सेंटर्स ने किसी आर्टिस्ट से कोई खबर ली है, कुछ किया है, और पता नहीं क्या हवाबाजी चल रही है। और इससे भी अद्भुत बात यह है कि अब कलाकारों की समस्या क्या है। अब मैंने बहुत बार आता है लोक कलाकार, लोक कलाकार, लोक कलाकार। अरे भैया, लोक कलाकार आपको मतलब सबको पता ही होगा। जैसे हमारे यहाँ के जो लोक कलाकार हैं, जितनों को मैं जानता हूं, तो वो सिर्फ कलाकारी नहीं करते, साथ साथ मजदूरी भी करते हैं। लोक कलाकारी से पेट नहीं चलता उनका, तो वो मजदूरी कर रहे हैं। और ठीक है, उनकी वो कलाकारी से भी पैसा आ रहा था। बहुत सारे लोक कलाकार वो साथ साथ मजदूरी भी कर रहे हैं, करते थे, मतलब वो रेगुलर उसमें है। उनकी हालत उतनी खराब नहीं हुई है जितनी खराब जो है ना शहरी और शौकिया रंगमंच की हो गई है। वो सारे बच्चे जो छोटे छोटे कमरे लेकर के और 2-2, 3-3 हजार किराया लेकर के पढ़ने के नाम पे बाबूजी से झूठ बोल करके जो रह रहे थे, और जो हम सबके ग्रुप में काम कर रहे थे, उनका क्या हुआ है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम लोगों के ग्रुप में जो है 20-20, 22-22 लड़के थे, 16-16 लड़कों ने थिएटर छोड़ दिया हमेशा के लिए, चले गए। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। बाबूजी पैसा दे नहीं सकते, उनके पास भी अब कमाई की क्या ऑप्शन नहीं है। इसकी चिंता हुई क्या? आप विजनरी डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हो। विजनरी डॉक्यूमेंट का क्या करे? वो चाटे क्या करे? कैसे? मतलब वो विजनरी डॉक्यूमेंट सुन करके वो कैसे जोश भर ले, जुनून भर ले अपने में, पैसा का कैसे कर ले थिएटर। और बहुत सारे लोग हैं हमारी पीढ़ी में भी, बहुत सारे लोगों ने रिहर्सल स्पेस अपना खाली कर दिया। बहुत सारे, कुछ आत्महत्याएं भी हुई हैं, आपको पता नहीं होगा, शायद जानकारी नहीं होगी। रिहर्सल स्पेस अपना खाली कर दिया घर, क्योंकि वो 15,000 20,000 का किराया नहीं दे सकते हैं बैठे बैठे, तो शोज हो रहे हैं, ना हो रहे। ये सारी चिंता मतलब क्या ये है आपकी चिंता में शामिल? आपके तो द प्राइमरी मतलब हम जो है सिरमौर हैं रंगमंच के, तो ये कौन, इसकी चिंता कौन करेगा? क्या संगीत नाटक एकेडमी की चिंता में ये शामिल है, या जितने भी जोनल सेंटर हैं? नहीं है, कहीं नहीं। कोई, मैं बड़े क्रूर होकर के बोल रहा हूं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जिंदा है और कौन मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे इनमें तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो श्रद्धांजलि भी दे सके। मतलब जो इंस्टीट्यूट जो है वो गिरीश कर्नाड को श्रद्धांजलि न दे पाए, उसके बारे में क्या कहा जाए? मतलब गिरीश कर्नाड कोई छोटे मोटे नाम नहीं है। अगर हिंदुस्तान के रंगमंच में अगर 5 नाम लिया जाए नाटककारों में, तो उसमें से एक नाम गिरीश कर्नाड का होगा। हमें इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि गिरीश कर्नाड को श्रद्धांजलि दे। हम क्या बैठे हुए हैं ये करने के लिए कि आज वो मर गए, लीजिए क्या रिप नमन ओम शांति ये लिखने के लिए आप बैठे हुए हो? और फेसबुक पर और दुनिया भर के सोशल मीडिया पे आप ये जासूसी करने के लिए बैठे हो कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कहता है, कौन अपना है, कौन पराया है।
ये शर्म की बात है कि जो बात आपको करनी चाहिए थी, अरे आप हमारे प्रतिनिधि हैं, आप टॉप पोस्ट जगहों पे बैठे हुए हैं और आप में हिम्मत नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं अपना, कम से कम मैं तो अपना प्रतिनिधि मानने से इनकार करता हूं। आप कोई भी कायर आदमी मेरा प्रतिनिधि नहीं हो सकता। मैं रंगमंच में कायरी करने के लिए नहीं आया था। मतलब रंगमंच में हम इसलिए आए थे कि अपने मन से अपने मन का काम कर सके और किसी के ऊपर थोपे नहीं। हम अपना नाटक दिखाते हैं, वो अपने जो उनको लेना होता है लेते हैं और चले जाते हैं। हम आजादी से काम करने के लिए यहां रंगमंच में आए थे और मुझे मेरी आजादी किसी भी कीमत पे, चाहे आप ब्लैक लिस्ट करो, व्हाइट लिस्ट करो, मुझे मेरी आजादी हमेशा प्रिय रही है और रहेगी। आप हारंगम में बुलाओ न बुलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जो है आप कमेटियों में बुलाओ चाहे ना बुलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि एक लाइन है, आपने भी सुना होगा और आपने भी पढ़ा होगा, और ऐसे भी कौन सा मतलब लाइन है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपका काम जो है शोर मचा दे। हम लोग उस लाइन को मानने वाले लोग हैं कि आपके बढ़ावा देने से जो 19 है वो 20 हो सकता है, 50 नहीं हो सकता है। जिसके अंदर दम है वो मतलब ऐतिहासिकता बोध के साथ काम करते हैं कि इतिहास तय करेगा कि हमने सही किया या गलत किया। आप और हम तय नहीं करेंगे किसी का काम। आज से 50 साल बाद जब होगा ना, तब जब रंगमंच के बारे में लोग बात करेंगे और सोचेंगे, तब तय होगा कि हम सही थे या गलत थे। आज तय नहीं होगा कि मैं सही हूं या गलत हूं, क्योंकि आज तो हम सब अपने आप को सही ही साबित करने पे तुले हुए हैं। तो ये रंगमंच का जो है या कला और संस्कृति का सबसे ज्यादा डुबाने और जो सबसे ज्यादा बर्बाद करने का जिम्मा जो है आपने ले लिया है और आप कर रहे हैं। ये बात चाहे कोई बोले या ना बोले, लेकिन इसमें सच्चाई है। और अगर इस बात को आप मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो देखिए, कला और संस्कृति किसी भी मतलब कमाल के वो है कि आप कहते हैं कि राजाश्रय राजाश्रय, अरे भाई उसी टाइम पे मतलब कमाल करते हैं लोग। आप संस्कृत नाटक याद करते हैं, आप लोक नाटक भूल जाते हैं। लोक नाटकों में क्या कौन मालिक था? कोई लोक नाटकों को चला रहा था क्या? लोक नाटकों को लोक कलाकार चला रहे थे। सिर्फ आप कालिदास को याद करते हैं, आप भिखारी ठाकुर को याद करिए ना। भिखारी ठाकुर का कोई मालिक नहीं था, अपने दम पे वो काम करते थे। हाँ, कुछ लोग उनके शुभचिंतक जरूर थे और अपनी बदौलत उन्होंने काम कर दिया। तो चूंकि हमें एक बात करनी होती है, अपनी बात को साबित करने के लिए हम जो है एक मॉडल लेके आते हैं कि कला को हमेशा जो है राजकीय प्रश्रय देना चाहिए। राजकीय प्रश्रय नहीं, सामाजिक प्रश्रय बोलते हैं उसको। समाज जो है वो जिंदा रखती है कला को। राज्य क्या है? राज्य समाज का एक अंग है। मतलब हम ऐसे यूटोपियन चीज बना देते हैं राज्य को या फिर सरकारों को। सरकार क्या है? सरकार एक समाज का समाज से पैदा हुआ है ना, समाज से बड़ा नहीं है। मतलब कला देश से बड़ा नहीं है वो सरकार। तो हाँ, सामाजिक स्वीकार्यता की जरूरत है, समाज के बीच जाने की जरूरत है। जैसा कि भिखारी ठाकुर के, मैं चूंकि बिहार का हूं तो बिहार का उदाहरण दूंगा कि वो भिखारी ठाकुर जब जाते हैं तो मतलब क्या है, किस्से ही किस्से हैं कि उनके नाटकों के टिकट, और टिकट की क्या बात करते हैं। आज भी आपको जिसको देखना है आए ना। हाँ ठीक है, वो डिबेट अलग होगा कि वो थिएटर है कि नहीं है। मतलब वो एक डिबेट, वो घटिया थिएटर है कि बकवास थिएटर है। हाजीपुर के थिएटर में अभी भी 1200, 700 और 500 का टिकट लगता है और आज भी जो है वो हाउस पैक चलते हैं रात भर। तो क्यों चलते हैं? क्योंकि वो लोगों के बीच जा करके, वो ऐसा नहीं है कि एक बंद कमरे में रिहर्सल किया और एक बंद कमरे में जा करके सोशल मीडिया पे 2 फोटो और ये एक जो है मतलब एक पोस्टर डाल करके आप सादर आमंत्रित हैं करके और शो कर रहे हैं। नहीं करते, वो लोगों के बीच जा करके नाटक करते हैं। और हम सब इस बात को जानते हैं कि हम सब जब लोगों के बीच गए हैं, जब हमने गांव का रुख किया है, चाहे नाटक हमारा कोई भी हो, हमें कभी दर्शकों की, प्यार की, मोहब्बत की, पैसों तक की कोई कमी नहीं हुई है।
मतलब पटकथा जैसा नाटक जो कि धूमिल की कविता है, कविता को जब हमने गांव में जाकर के किया, मौका मिला करने का, तो ना वहां मतलब कितने दिल्ली कलकत्ता और कितने मिल जाएंगे, 500 लोग, 600 गांव में पटकथा को देखने के लिए हर उम्र के बच्चों से लेकर बूढ़े तक करीब 7 से 8 हजार लोग थे। ना हमें वहां खाने की दिक्कत हुई, ना पहनने की दिक्कत हुई, ना रहने की दिक्कत हुई, और हम ना पैसे की दिक्कत हुई। क्योंकि जब पूरा गांव जो है ना, गांव की आबादी जो है वो 10,000 15,000 की है आबादी, वो जब पांच वो जब 5-5 रुपए भी हर घर से देता है ना, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रांट जो है पैदा हो जाता है। तो हमने तो किया ही नहीं। हम क्या है, कम से कम ऊर्जा खर्च करके, कम से कम मेहनत करके कि कैसे हम नाटक करें, हम ये सीख रहे हैं। हमने तो अब यहां तक लोगों को जो है जाके कार्ड देना बंद कर दिया, लोगों को बुलाना बंद कर दिया। तो क्या भाई, ये पैसा हमारा यहां से जो करते हैं, आप घूम लीजिए कि जो लोगों के बीच जाते हैं, लोगों को काम करते हैं। मतलब चूंकि अब गुंजन के पेज पे हूं तो गुंजन की ही बात करो। आप फैक्ट रंग मंडल के महोत्सव जाके और नाटक जाके देख लीजिए, क्या कभी दर्शक की कमी हुई? कभी नहीं हुई। क्या टिकट खरीदने वालों की कमी हुई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो प्रचार प्रसार वैसा है, लोगों से जुड़ाव वैसा है। वो तो उल्टा है। अभी मैं नाटक देखने गया तो ये कहना पड़ा कि भैया 10 ही लोग को बुलाएंगे, आप मत आइए, आज आप कल आ जाइए। ये करना पड़ता है उल्टा। कुछ करेंगे है नहीं, लोगों के बीच जाएंगे नहीं। लोगों के बीच जब जब नाटकों को प्रचारित किया गया है, लोगों के बीच जाके पंपलेट बांटा गया है, कभी दर्शकों की कमी नहीं रही है। वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। क्यों दर्शकों का हाय 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 हाय? सिर्फ एक जगह जो है, एक जगह बोर्ड हम लगा दें और ये कर दें, उससे नहीं होता। हम दर्शक तक पहुंचते ही नहीं। तो ये है, मुझे मतलब मोटा मोटी ये, हाँ ये सही है, सही कह रहे हैं सर, अंधेर गर्दी है। और हम क्या कर रहे हैं, इसी अंधेर गर्दी को जस्टिफाई कर रहे हैं हम। मतलब ये देखिए, बहुत प्यारी सी लाइन है कि हमें उन सब ने धोखा दिया है जिन पर हमारे किस्मत को संवारने का दायित्व था। वही जो है पता नहीं क्या करता है। और दूसरा है कि हम मतलब, और उसके बाद उसको जस्टिफाई करने के लिए, चूंकि पढ़े लिखे लोग हैं ना, मतलब आज जो है बुद्धिजीवी शब्द जो गाली हो गया है, उसमें बहुत बड़ा योगदान मतलब बुद्धिजीवियों का भी है। क्योंकि उन्होंने बकना सीखा है, अपनी बातों को मनवाना सीखा है कि मुझे क्या कहना है, उसके लिए कहां से दुनिया भर के जो है उदाहरण और वो लेकर ला करके आप भय, मतलब मैं उसको बोलता हूं बौद्धिक आतंकवाद। आपने बौद्धिक आतंकवादिता फैला दी है। कथनी करने में भयंकर फर्क है। कहते कुछ और है, करते कुछ और है। और हम सब में से कौन, मतलब किसकी सच्चाई छुपी है, किससे छुपी है? हम सबके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन शराफत जो है वो क्या है? मतलब समाज है, सोसाइटी है, शराफत का चोला हर कोई धारण किए हुए। तो इतनी सी बात थी, इसके ज्यादा। और मैं आखिरी बात एक और चीज था, वो बहुत प्यारी सी चीज बोली गई थी कि डॉक्टर ने कहा नाटक करने के लिए। और अगर आप आए हैं नाटक में तो आप समझिए, अरे भाई डॉक्टर तो जीने के लिए भी नहीं बोला, पैदा होने के लिए नहीं बोला, डॉक्टर किसी चीज के लिए नहीं बोलता है। तो डॉक्टर बोला है क्या कला संस्कृति विभाग बनाने के लिए? डॉक्टर बोला है क्या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय खोलने के लिए? और डॉक्टर बोला है क्या कि आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जो है फलाने पद पे चले जाएं? डॉक्टर कुछ नहीं बोलता। कि डॉक्टर जब बीमार हो जाते हैं और हम जब जाते हैं तब इलाज करते हैं डॉक्टर। तो प्लीज सर, मतलब अब तो मतलब क्या मजाक चल रहा है? डॉक्टर बोला, डॉक्टर तो खाने को भी नहीं बोलता है। डॉक्टर मोबाइल चलाने कुछ नहीं बोलता। डॉक्टर कैसी शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं? मतलब क्या, मतलब व्यक्तिगत, मतलब क्या मुझे ये पूछना पड़ेगा कि जो सामूहिकता में बात कैसे करते हैं? मतलब कमाल है।
मतलब अद्भुत बात है कि सामूहिक वक्तव्य देते हैं तब कैसे देते हैं, और जब व्यक्तिगत बातचीत करते हैं तो कैसे करते हैं। जब हम एक दूसरे के पास बैठते हैं, हजार तरह की बातें होती है, संसदीय असंसदीय सब इस्तेमाल कर रहे, लेकिन पब्लिकली वो बात करेंगे, और वो भी जब एक गरिमामय जगह पे आप हैं, उसकी गरिमा का तो ध्यान रखिए। कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, तो डॉक्टर ने ये भी नहीं बोला था कि आप आकर के जो है 1 घंटे का वक्तव्य दीजिए। डॉक्टर ने बोला क्या? वो तो गुंजन ने बोला था, और आप आ गए, और आप यहाँ मतलब कमाल के लॉजिक हैं और कमाल के वक्तव्य हैं। सबसे आखिरी मतलब मैं ये कहना मतलब मुझे जो सबसे ज्यादा चुभती है बात, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो है हम सबकी चुप्पी। पता नहीं क्यों हम चुप हैं। अरे हमारे बुजुर्गों ने बहुत मेहनत और बहुत कुर्बानी दे करके, बहुत लड़ाइयां लड़ करके डेमोक्रेसी नाम की व्यवस्था लाई है, जान दिए हैं। मतलब 23 साल का लड़का, 18 साल का लड़का खुदीराम बोस जान दिया है, 23 साल के भगत सिंह जान गंवाए हैं, तब जाके ये व्यवस्था मिली है। और आजादी नाम की व्यवस्था हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स देती है, और हम जितनी हम कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे हैं ये चुप रह करके। ऐसा अगर हम सोचते हैं कि हम अगर चुप रहे हमारे तक ये आंधी नहीं आएगी, ये जो है ना, ये गलत सोच है। कि दुनिया में जो कुछ भी है, अमेरिका में अगर वर्ल्ड टावर भी गिरा है तो देर सवेर वो हम सबको प्रभावित करेगी ही करेगी। और कौन से आर्टिस्ट हम बनना चाहते हैं? मतलब ये कैसा कलाकारिता है, कैसा रंगमंच है जो स्व केंद्रित होगा? एक तरफ हम कहते हैं कि द ऑब्जर्वेशन ऑफ सोसाइटी, समाज, थिएटर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। कौन सा कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोसाइटी। तो हम कौन से सोसाइटी को रिप्रेजेंट करेंगे जब हम खुद ही तो अपनी बात कहने की हिम्मत हम में नहीं है, तो हम समाज के हित की बात करेंगे, इसमें मुझे संदेह है। क्योंकि अगर नाट्यशास्त्र का पहला ही अध्याय पढ़ा जाए कि नाटक के उत्पत्ति के कारण, तो उसमें जितने कारण है उसमें से एक कारण ये भी है। वो सिर्फ ऑडियो वीडियो, भरत मुनि या ब्रह्मा जी ने सिर्फ ये नहीं कहा कि दिस इज ए ऑडियो वीडियो मीडियम। कृपया मैं निवेदन करूंगा कि हम सब फिर से पढ़ें नाटक के उत्पत्ति के कारण। तो उसमें सिर्फ ऑडियो वीडियो नहीं है, बहुत सारा कुछ आ जाता है जिसमें नैतिक शिक्षा भी आती है। और तो हम ऑडियो वीडियो मीडियम कह करके बचा लेते हैं अपने आप को, क्योंकि नैतिक शिक्षा करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि सवाल मेरे पे भी आएगा कि तुमने कौन सी नैतिक शिक्षा का पालन किया। अरे स्टेनिस्लॉस की पढ़े ना, क्यों नहीं पढ़ते हैं हम? साफ साफ तो कह रहे हैं कि रंगमंच जो है नैतिक शिक्षा का एक केंद्र हो सकता है, केंद्र होता है। आगे वो भी कह रहे हैं स्टेनिस्लॉस कि जितने रंगमंच जो है जितने अच्छे से अपने दर्शकों के जो है विजन को या फिर कलात्मक दृष्टि को ऊंचा उठा सकता है, उतने ही पैशन से उसको नीचा भी गिरा सकता है। तो सब तो है उस पे तो है। तो इसीलिए ये जो हम नहीं बोल पता नहीं, मुझे लगता है कि ठीक है, नहीं बोलने से क्या हो जाता है। और जो मेरा हक है, जो हमारे हक की बात है, जो हमारे जो है सोसाइटी के हक की बात है, कला और संस्कृति के हक की बात है, क्या हम इतने एक दूसरे से नाराज हो गए, एक दूसरे से इतना गुस्सा हो गए? एक दूसरे को तो हम चीर फाड़ देते हैं सोशल मीडिया पे। नाटक खत्म हुआ नहीं कि 5 सेकंड के अंदर जो है समीक्षाएं आ जाती हैं, और जिसमें यह साबित किया जाता है कि डायरेक्टर गधा था। मेरे खुद नाटक की समीक्षा हुई है जिसमें 5 मिनट के बाद ही समीक्षा आ गई थी, और जिसमें साफ बोला गया है कि डायरेक्टर गधा था। एक था गधा नाटक कर रहा हो, उसमें समीक्षा में यह लिखा गया कि नाटक को देख करके समझ में नहीं आता कि नाटक में गधा कौन है।
डायरेक्टर या कुछ, तो खैर कोई बात नहीं। मैं जो जिन्होंने भी ये लिखा था मैं उनकी इज्जत करता हूँ, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो जो कुछ भी फील करते हैं बोले। लेकिन मुझे आज मैं मतलब इस बोलने की वजह से मैं उससे नाराज हो जाऊंगा, उससे गुस्सा हो जाऊंगा, मारने चला जाऊंगा या झगड़ा करने लगूंगा, नहीं। वो आज भी रंगकर्मी है, मेरा सहकर्मी है। और जब व्यापक हित की बात होगी, जब रंगमंच के बीच हित की बात होगी, तो मैं आज भी उसके साथ बैठूंगा, बल्कि बैठा भी हूं, बात किया हूं। तो क्या हम मतलब एक जिसको बोलते हैं प्रेशर ग्रुप, अरे भाई प्रेशर ग्रुप कैसे बन जाएगा? मतलब कुछ तो हो, सामूहिक रूप से कुछ तो हो, कोई तो बात हो। हम सब जानते हैं, देखिए हम में से आज अगर 1% लोगों को छोड़ दे तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम सुरक्षित हैं फाइनेंशियली, इमोशनली, प्रैक्टिकली, नाटक में थिएटर वाइज, थिएटर को शोज के लेकर के, ठीक है। और आपसी कंपटीशन चलता रहता है, चलना भी चाहिए, स्वच्छ प्रतिद्वंदिता में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये स्थिति हो जाए कि हम एक दूसरे मतलब एक व्यापक हित के लिए, रंगमंच के विकास के लिए, रंगमंच की बातें करने के लिए भी अगर एक जगह नहीं बैठ सकते, तब यही होगा कि जो रोटी बटी थी ना, और 2 लोग गए थे एक बंदर के पास जो है रोटी बांटने, तो रोटी बंदर खाएगा और हम एक दूसरे का मुंह नोचेंगे। तो धन्यवाद। मुझे पता नहीं कि टाइम क्या हुआ है। हाँ, टाइम हो गया है। मुझे इतनी ही बात कहनी थी। सॉरी, मैंने कुछ कमेंट देखा नहीं। अगर आपके कमेंट में कोई और बात है तो अगर संभव है तो एक बार फिर से पोस्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं एक्टर आदमी हूं ना, तो वो थोड़ा एक्टरों के साथ एक दिक्कत होती है कि जहां कॉन्सेंट्रेट करते हैं वहीं कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बाकी कोई जो है बाकी अपना फोकस जो है फोकस की तो मेरा फोकस बोलने पे ही था। तो अब मैं शायद एक बार कमेंट देख लूं कि क्या है। वैसे नहीं, कमेंट देख के भी मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे हाँ सवाल रख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो है, पता नहीं जवाब दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, ये तो मुझे नहीं पता। उस पर बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। हाँ, ये प्रतिभा मैम आपने सॉरी, ये महेंद्र भाई लिख रहे हैं, देवतागण नाटकों में अग्रणी है। आदिकाल से इस काम के लिए ऋषि मुनियों को उपयुक्त समझा जाता था, यानी नैतिक सर्व। नहीं भाई, यही तो गड़बड़ है ना कि हम नाट्य शास्त्र भी नहीं पढ़ते, देवता नाटक नहीं कर सकते, इसीलिए भरत मुनि को दिया गया। तो भरत मुनि थे, देवता नहीं थे। देवताओं के वश की बात नहीं है नाटक करना, वो मनुष्यों के वश की बात है। और ये नाट्य शास्त्र में साफ साफ है। देवता दर्शक हो सकते हैं, पोषक हो सकते हैं, एक्टिंग नहीं करते। सही कह रहे हैं विनीत भैया, सही कह रहे हैं, और मैं आपसे सहमत हूं पूरी तरह से। और हम सब जानते हैं कि हमने इस फील्ड को चुना ही है कि जो हम फील करते हैं उसको बोलेंगे, उसको आपको रखेंगे। हम सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन चूंकि हम जब थिएटर करते हैं तो थिएटर में हम टेक्स्ट और कथ्य तो है, लेकिन हम कहते हैं प्रस्तुति का मतलब होता है कि मैं इसको कैसे, मतलब मैं या हमारा दल इसको कैसे समझता है, कैसे महसूस करता है, उस हिसाब से हम प्रस्तुत करते हैं। मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी उसमें हमारा होता है। रंगमंडल में पहले प्रयोग हो सकता था, फिर स्टूडेंट पर प्रयोग, पर रंगमंडल बंद रखा है और छात्रों की बलि। प्रयोग हुआ ही कहां गुंजन? वो कह रहे हैं कि प्रयोग के लिए आप आइए, मतलब कह नहीं रहे हैं, लेकिन अंडर करंट में ही है, आप गिनी पिग बनिए। तो ठीक है, गिनी पिग बनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए आप अपने स्टूडेंट से बात तो करिए, कम से कम उनको कन्विंस तो करिए। आज भी मैं अभी आपके लाइव आने से पहले भी मैं पता किया कि क्या स्कूल की तरफ से कोई बातचीत हुई, साफ पता कि नहीं, कोई बातचीत नहीं। और अद्भुत बात यह है कि उनका स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया है। तो अच्छा तो होता कि अगर स्कॉलरशिप बंद है तो टीचर का पेमेंट भी बंद होना चाहिए था साथ साथ।
कि जब पढ़ाई होगी तो मिलेगा। तो मतलब कमाल की बात है कि टीचर्स आ सकते हैं, कर्मचारी आ सकते हैं, स्टूडेंट नहीं आ सकते। बातें हो रही थी देश दुनिया, एम्स्टर्डम, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वो सब। अरे भाई जरा एमपीएससी से ही सीख लीजिए ना, कि एमपीएससी ने शुरुआत में कहा कि नहीं करा सकते क्लास, छात्रों ने फिर विद्रोह किया वो, और उन छात्रों को बाद में ला करके उनके क्लास पूरे किए गए। हिंदुस्तान में बहुत सारे संस्थान हैं जो चल रहे हैं, फिजिकली चल रहे हैं, सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए चलाए जा रहे हैं। तो हमें अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, उसका उदाहरण तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। हमें जो है हमारा जो है ये लोकल उदाहरण क्यों नहीं आता? सही कह रहे हैं भास्कर, सही कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो ये जितने भी संस्थान हैं बड़े बड़े, इससे अच्छा तो एनजीओज थे जिन्होंने लोगों की मदद की। इससे अच्छा तो बहुत सारे रंगकर्मी हैं जो अपने पर्सनल लेवल पे लोगों को मदद पहुंचाई, कि किसी को ये दवा चाहिए तो अलग अलग जगहों पे जाकर के मतलब लोगों की मदद की, और लोगों को मतलब खाना तक पहुंचाया। बहुत सारे एनजीओ ने खाना तक दिया। बहुत मतलब पटना में एक, जो मैं उससे सीधा सीधा जुड़ा हुआ था तो सही से वो बता सकता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो 20-20, 25-25 हजार रुपए दिए लोगों को मदद की, इस तरह से खाना दिया, आटा दावल आटा दिया, चावल दाल, ये सब तरीके की चीजें दिया। आप कर क्या रहे हो भाई? क्यों आप जो है कला संस्कृति के ठेकेदारी लिए हो? किया क्या आपने? नंगे हो गए हो बस इस कोरोना काल में। और इसके बाद भी अगर किसी को इनसे उम्मीद है तो एक शेर है, शायद गालिब का है, कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, और आखिर इस दर्द की दवा क्या है। और एक और भी है वो गांव, मतलब मुझे नाच के गाने बहुत याद आते हैं, तो गांव में नाच में एक गाना गाया जाता था, वो भी है कि आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, और आप ही पूछते हो ये क्या हो गया। तो यही बात है कि सब पता है आपको क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप किसको कह रहे हो? अरे आपको करना था, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी, आप किसको दोष दे रहे हो? मतलब एक सुपर नेचुरल पावर को। संतोष भाई, आपका जो सवाल है कि 2 साल में जो कला संस्कृति विभाग संस्थान सरकार ने राशि, मतलब उस राशि का हुआ क्या, इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं भाई? इसका हम सबको जो है इसका जवाब उस संस्थानों के जो मुखिया हैं उनसे पूछा जाना चाहिए क्या हुआ, क्योंकि वो लाइव में स्वीकार कर चुके हैं कि हमने कोई राशि जो है वापस नहीं की। तो राशि जब वापस नहीं की तो उस राशि का हुआ क्या, हिसाब दें। पब्लिक का पैसा है, पब्लिक में हिसाब दीजिए ना। इसीलिए मैं इसका एकदम समर्थक रहा हूं कि सोशल ऑडिट होना चाहिए, जिसमें भी सारे लोगों, मतलब जिसमें समाज का जो पैसा लगता है, समाज के टैक्स का पैसा है, और जो स्वायत्त संस्थान है उसका सोशल ऑडिट कीजिए। सोशल ऑडिट करेंगे तभी समझ में आएगा कि क्या कर रहे हैं आप पैसे। मुझे नहीं पता इन्होंने क्या किया पैसे का, और बताया ही नहीं। हाँ, इतना जरूर उन्होंने कहा है कि पैसे जो है हमने वापस नहीं किया। अब वो आप ये इसी पेज पर लाइव में जाकर के सुन सकते हैं कि उन्होंने साफ कहा है कि हमने पैसा वापस नहीं किया। काल में सारे काम और किस तरह अपने आप को व्यस्त रखें। विकी भाई, अब किस तरह व्यस्त करें कि फोन पे बात कर लेंगे यार जी। विजय भाई एक सवाल करते हैं, थोड़ा वाहियात है। एनएसजी के निदेशक बनते ही अधिकतर लोग स्त्रियों की तरह सजने संवरने क्यों लग जाते हैं? देवेंद्र राज अंकुर जैसे कुछ अपवाद भी हैं। विजय भाई ये मैं इस स्टेटमेंट से मतलब एग्री नहीं करता हूं। स्त्रियों की तरह सजना क्या होता है? मतलब क्या हम, मतलब आप जो बात कहना चाहते हैं उसमें आपको ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, स्त्रियों की तरह सजना, क्योंकि वो थोड़ा मामला ही दूसरा हो जाता है। देखिए, ये व्यक्तिगत चॉइस है आदमी का। अब हम किसी के पहनावे ओढ़ावे पे नहीं कह सकते ना कि आपने लाल रंग का पीले रंग का आपने किया, ये व्यक्तिगत चॉइस है।
कि कौन क्या पहनता है। जरूरी नहीं आप क्या पहनते हो, क्या करते हो, कान में बाली रखते हो, उससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मतलब हमारा ध्यान इस पे हुआ कि आपने किया क्या। मुझे लगता है कि इस पर ध्यान देना चाहिए कि आपने आपका कार्य कैसा है, क्योंकि हम पहनावे उड़ावे पे जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम कौन होते हैं दूसरे को कहने वाले कि आपको क्या पहनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो इस पर जी क्या है महेंद्र भाई, क्या कह रहे हैं। अभी तक इस कोरोना काल में अभिनेता किस तरह काम करें और किस तरह से अपने आप को व्यस्त रखें। बहुत सारे काम है करने को। देखिए अगर मैं मतलब ये थोड़ा विषय से ठीक है। देखिए थिएटर का मतलब जो है सिर्फ जो है प्रैक्टिस और नाटकों का मंचन नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं थिएटर में और भी। दुनिया भर की किताबें हैं, पढ़िए। दुनिया भर के साहित्य हैं, पढ़ा जाना चाहिए। दुनिया भर की के आर्टिकल्स हैं, वो पढ़े जाने चाहिए। दुनिया क्या क्या हो रहा है उस पर नजर रखिए, क्योंकि वहां बहुत थिएटर है। दुनिया भर के सिनेमा है जिसको हम देख सकते हैं। सिनेमा से आप एक्टिंग नहीं सीख सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं वो करने को बहुत सुर है। फिजिकल एक्सरसाइजेस करते रहें, मेंटली फ्री रहें, लोगों से बात करें, आप अपने दोस्तों का ख्याल करें। करने को बहुत कुछ है। सिर्फ दो ही चीज बंद हुआ है, रिहर्सल और परफॉर्मेंस। उसके अलावा थिएटर में 1000 चीज और होती है, वो बंद नहीं हुआ है और कोई बंद भी नहीं कर सकता। आपका बाहरी स्वरूप बदल जाता है पूनी भाई, सामाजिक सरोकार से मतलब नहीं के बराबर रहता है। हाँ यह बात सही कह रहे हैं। इन स्कूल्स की पढ़ाइयों में जो है सामाजिक सरोकार है ही नहीं। मैं पढ़ा हूं तो भी कहता हूं वो टेक्निकल पढ़ाई है, टेक्निक की पढ़ाई होती है। तकनीकी ज्ञान दिया जाता है। समाज से मतलब एक तो इतनी व्यस्तता रहती है, मतलब हम चाह करके भी जो है समाज से नहीं जुड़ पाते हैं। मतलब लगता है जैसे 3 साल, मतलब सच में व्यस्तता बहुत ज्यादा है, कोर्स जो है वो बहुत ज्यादा है। समाज मतलब 3 साल बाद जब निकलते हैं तब लगता है अच्छा दुनिया में आ गए, ऐसा ऐसा मतलब बहुत मतलब उसमें सामाजिक सरोकार क्या वहां क्या मतलब वो तो फिलॉसफी भी नहीं पढ़ाई जाती, ना फिलॉसफी पढ़ाई जाती है, ना साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, और ना वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ना जो है इतिहास पढ़ाया जाता है, ना आपको समाज शास्त्र पढ़ाया जाता है। तो अब मुझे नहीं पता कि बिना इन सब किताबों को पढ़े हुए एक कलाकार कैसे कला को इंटरप्रेट करेगा। भाई ठीक है किताबों से ज्ञान नहीं आता, मतलब दो ही चीज है ना कि या तो आप किताबों से कुछ ग्रहण कीजिए या जीवन से ग्रहण कीजिए। तो दोनों चीज में से कोई एक चीज तो करना पड़ेगा कि जीवन से मतलब समाज से जुड़ के आप ग्रहण कीजिए या कि तो कुछ तो है। तो यहाँ पे है थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब वो थोड़ा टेक्निकल तो हो ही जाता है। क्योंकि अब वहां कई बार आपको ब्रेख्त पढ़ाएंगे, लेकिन ब्रेख्त के डायलेक्ट को पढ़ाने के लिए भाई मार्क्सिज्म की पढ़ाई जरूरी है, क्योंकि डायलेक्ट का सिद्धांत ही ब्रेख्त वहां से ले रहे हैं, लेकिन आप मार्क्सिज्म पे बात नहीं करेंगे। ये तो है, प्रॉब्लम है। और कोई भी सिद्धांत जब बना है तो उसके पीछे सामाजिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक कारण होते हैं। ऐसे नहीं बनता है कोई भी, दुनिया में कोई भी चीज ऐसे नहीं आती है। तो जैसे ही हम जो मतलब नाट्यशास्त्र भी जब लिखा गया हुआ तो उसमें लिखने के कारण है, पहली लाइन में ही कहा गया, मतलब उत्पत्ति में ही है कि प्रजा जो है बहुत करप्ट हो गई है, ये हो गया वो हो गया। तो वो क्या है, वो सामाजिक कारण ही तो है नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति का। तो हम जो है सामाजिक कारण ही नहीं बताएंगे। और अगर सामाजिक, जैसे हमारे यहाँ डिमांड होती है अगर थिएटर मैनेजमेंट की पढ़ाई कीजिए तो मैं ग्रांट लेने की पढ़ाई कीजिए, ठीक है वो भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, करना भी चाहिए, हर तरह की पढ़ाई करनी चाहिए। सामाजिक सरोकार की भी थोड़ी पढ़ाई हो जाती। दुनिया भर के वाद विवाद समझने में क्या दिक्कत है कि कौन सा वाद क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको राजनीतिक कार्यकर्ता हो जाना है, लेकिन बिना राजनीति समझे हुए कैसे कौन सा नाटक हम कर लेंगे। आज अगर हम कोई सा भी नाटक उठा के देखिए, चलिए अंधेर नगरी की ही बात कर रहे हैं, तो जब हम वो राजनीति नहीं समझते हैं, तंत्र नहीं समझते हैं, तो कैसे मतलब हंसोड़ नाटक लगेगा वो, तो हमको हंसाना होगा उस नाटक में, नहीं है ना। उसके अंदर कोई जात ले लो, जात टके शेर जात, जब ये राजनीतिक वक्तव्य है, ऐसे ही नहीं है, मजाक नहीं है। जात बेच रहा है एक आदमी, बिना देश दुनिया समाज समझे वो जात वाले का चरित्र थोड़ी समझ में आएगा, या राजा कोई भी चरित्र वो
वो तो बकरी का चरित्र नहीं समझ में आएगा कि बकरी का चरित्र क्या है। तो इसीलिए आप मतलब तकनीकी, सिर्फ तकनीकी ज्ञान से काम चलता नहीं है, सामाजिक ज्ञान भी जरूरी है। विजय भाई, ये समस्या सिर्फ एनएसडी की नहीं है, ये समस्या हम सबकी है। मतलब पूरे समाज की ही समस्या है कि कहाँ समाज, राजनीतिक क्षेत्र में कहाँ सजग है, पूरे समाज की समस्या है। हम राजनीति का मतलब दलगत राजनीति समझते हैं। मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि क्या राजनीति की परिभाषा ही हमें नहीं पता है, जो मूल परिभाषा है, जो 4 लाइन में है कि मैन इज रेशनल। मतलब कोई भी राजनीति शास्त्र की किताब में है कि इंसान एक सोचने समझने वाला प्राणी है, और जैसे ही इंसान सोचता समझता है वो एक तरह की राजनीति क्रिएट करता है। इट में बी गुड और इट में बी बैड। मतलब इतनी छोटी सी बात जो है आज तक लोगों को मतलब लगता है राजनीति का मतलब दलगत नहीं है भाई। तो धन्यवाद। क्या कलाकारों का संगठित होना संभव है दादा? अरे संभव है भाई, असंभव तो कुछ, असंभव जैसी चीज तो दुनिया में रहती नहीं है। संभव है, होंगे। अब आज हो, कल हो, परसों हो, थोड़ी और कष्ट सहने के बाद होंगे, जरूर होंगे। सब होगा, सब होगा, सब होगा, धीरे धीरे होगा। और कब होगा इसकी भविष्यवाणी ना हम कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं। जी 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 महेंद्र भाई, भिखारी मतलब हमें दुनिया भर की चीज सीखने की जरूरत है, सब कुछ के। थोड़ा लोक कलाकारों से भी सीखने हैं कि भिखारी ठाकुर ने कौन सा आदर्श गढ़ा था कि उनका ग्रुप चलता था और उनके ग्रुप के, वो अपने ग्रुप के आर्टिस्टों को ग्रुप तैयार भी करते थे, ट्रेनिंग भी देते थे और ग्रुप के आर्टिस्टों को पेमेंट भी करते थे, उनका घर भी चलता था। तो हमें भिखारी ठाकुर नहीं बनना है, ठीक है, तो जो बनना है हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो एक आदर्श मतलब एक बात कर रहे हैं बस। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सबने हमें सुना और बहुत बहुत धन्यवाद। और हम गुंजन, हम भिखारी ठाकुर बन भी नहीं सकते ना यार, हम तो गुंजन ही रहेगा, पुंज ही रहेगा, वही रहे तो उसी में बेहतर है। आज मैं विनीत भैया को सुन रहा था तो उन्होंने साफ बोला कि मेरा कोई आदर्श नहीं है, मेरा आदर्श मैं खुद हूं, मैं किसी की नकल नहीं करता, मैं खुद मैं खुद अपनी कला खुद रचता हूं, मैं खुद ही अपना प्रशंसक हूं और खुद ही अपना आलोचक हूं। तो ये दोनों बातें, और मुझे भी यही पसंद है। और मुझे लगता है कि हर एक सच्चे कलाकार को यही पसंद होता है कि उसका आदर्श कोई नहीं होता, वो अपने आप को मतलब उसकी लड़ाई और मतलब उसका चैलेंज अपने आप से, उसका कंपटीशन ही अपने आप से, किसी और से कंपटीशन नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब बड़ों का, समकालीनों का और छोटों का। मैं बहुत बहुत आभार कि आपने इतने धैर्य से सुना। और ये मेरी मान्यता थी, इसमें क्या है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन यही है। और मुझे लगता है इसी पर बातचीत, व्यक्तिगत अनुदान चालू हो जाए, इसके लिए क्या किया जाए। यार ठीक है, व्यक्तिगत अनुदान होने से कुछ पैसे आ जाएंगे, मैं यहाँ प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं दोस्त, पैसे की बात नहीं है, हो जाए मतलब उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उससे सिर्फ पैसे आएंगे, प्रवृत्तियां कैसे बदलेगी। प्रवृत्ति की बात करिए ना। देखिए, मैं अनुदानों पे बात नहीं करना चाहता क्योंकि अनुदानों पे बहुत सारा बातचीत, और अनुदानों की सच्चाई हम सबको पता है, अब मुझे यहाँ बात करने की जरूरत नहीं। मतलब आज जो कलाकार आया है 4 महीने काम किया, उसको भी पता है कि अनुदान में क्या होता है और नहीं होता है। वो विषय नहीं है। विषय अगर एक गुंजन अगर अनुदान पे करें तो अनुदान पे बात किया जाएगा, खुल के बात किया जाएगा, विषय अभी कुछ और है। सबसे ज्यादा दिल की बारिश हुई है आज। अरे गुंजन, थैंक यू, दिल की बारिश हुई है। मुझे अच्छा लगेगा थोड़ा दिमाग की भी बारिश हो जाए। दिल जो है ना, दिल बड़ा बेईमान, ठीक है, वो दिल जो है बड़ा, अरे हम आर्टिस्ट लोग यही तो धोखा खा जाते हैं दिल से सोचने में, थोड़ा दिमाग भी लगाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, प्रणाम, शुक्रिया।